दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम हिंदी साहित्य इतिहास की एक कड़ी चला रहे हैं, जिसमें हम अभी आदिकाल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जिसमें हमने आदिकाल की 2 काव्य धाराएँ सिद्ध एवं नाथ साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम रासो साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम देखें इसके बारे में, तो आदिकाल में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में जो वीर गाथात्मक साहित्य डिंगल व पिंगल शैलियों में रचा गया, उसे रासो साहित्य कहते हैं। अब देखते हैं रासो साहित्य की विशेषताएं। तो ये अधिकांशतः किसके द्वारा लिखा गया? चारण कवियों द्वारा, तथा इसमें ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक रचनाएं हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? रासो साहित्य की सर्वाधिक रचनाएं हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो हमें हुई है राजस्थान से। इस साहित्य में सामंती जीवन की झलक मिलती है। हमें ज्ञात होगा कि 7वीं और 8वीं शताब्दी में केंद्रीय सत्ता का अभाव होने के कारण छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। छोटे छोटे राज्यों का क्या हुआ? उदय हुआ, जिसके कारण कैसी मानसिकता पलटी? संकीर्ण मानसिकता आई। उन राजाओं में संकीर्ण मानसिकता आई और उन्होंने छोटे से भूभाग को क्या समझ लिया? देश समझ लिया। और इस समय जब छोटे छोटे टुकड़ों में प्रदेश बट गया था, तो क्या स्थितियाँ हुई कि मध्यम व निम्न वर्गों की दयनीय स्थिति हुई और व्यापार प्रणाली की भी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं हुई। तो देख सकते हैं कि इस कारण राजाओं के आसपास के लोगों की झलक मिलती है। तो किसका? सामंती जीवन की झलक मिलती है। राजाओं एवं रचनाकारों की संकीर्ण राष्ट्रीय भावना। और संकीर्ण राष्ट्रीय भावना कैसे हुई? संकीर्ण राष्ट्रीय भावना इस कारण हुई कि जो राजा थे वो स्वयं को सूरवीर और पौरुष से परिपूर्ण मानते थे और अपने छोटे से 50-100 गांवों के यही क्षेत्र को राष्ट्र समझकर बैठ गए थे। इस कारण उनमें कैसी मानसिकता आई? संकीर्ण राष्ट्रीय भावना आई। युद्धों का सजीव चित्रण। अब युद्धों का सजीव चित्रण होने का कारण था इनके कवि। और ये जो कवि थे, कवि होने के साथ साथ क्या थे? योद्धा भी थे। कवि होने के साथ साथ योद्धा भी थे। और जब ये योद्धा थे तो ये भी युद्ध में शामिल होते थे, और युद्ध में शामिल होने के कारण ये युद्धों का कैसा वर्णन करते थे? सजीव वर्णन करते थे, सजीव चित्रण करते थे। रासो साहित्य में वीर व श्रृंगार रसों की प्रधानता है। अब जब सामंती जीवन की बात है, राजाओं की बात है, तो फिर क्या होगा? युद्ध। और युद्ध किस लिए होता है? कनक, कामिनी और भूमि। कनक मतलब सोना या धन, कामिनी स्त्री, और भूमि राज्य विस्तार। तो राजाओं के युद्ध 3 कारणों से होते थे, कनक, कामिनी और भूमि। इस कारण युद्ध में वीर रस और स्त्री के कारण या फिर प्रेम के कारण वहाँ पर कैसा रस आ जाता था? श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी। डिंगल व पिंगल शैलियों में वीर रस की जो शैली थी उसमें डिंगल का प्रयोग और श्रृंगार रस में पिंगल शैली का प्रयोग किया जाता था। अब देखते हैं आश्रयदाताओं की वीरता व अन्य गुणों का कैसा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता था। अब देखिए, राजा को क्या इंद्र के समान, ब्रह्म के समान सूरवीर बताया जाता था, झूठी प्रशंसा की जाती थी। छोटे छोटे राजा थे पर उनके आगे उपाधियां बड़ी बड़ी लगाई जाती थी। इस कारण इनकी वीरताओं और अन्य गुणों का कैसा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता था। अधिकांश रचनाएं विवादास्पद। जो रासो साहित्य की जो रचनाएं प्राप्त हुई है उसमें कहीं पर भी कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते, प्रमाण नहीं मिलते, या मिलते हैं तो कम मिलते हैं। इसलिए कैसे? विवादास्पद एवं अर्ध प्रमाणिक रचनाएं हैं। इसमें प्रबंध व मुक्तक काव्य की रचना की गई है। मुक्तक में हम देख सकते हैं बीसलदेव रासो मुक्तक है। जबकि हम देखें पृथ्वीराज रासो तो कैसा है? प्रबंध काव्य है। पृथ्वीराज रासो तो कैसा है? प्रबंध काव्य। तो हम देख सकते हैं कि इस साहित्य में क्या प्रबंध काव्य की भी रचना हुई है और मुक्तक काव्य की रचना भी हुई है। छंद वैविध्य की प्रधानता मिलती है। इसमें छंद वैविध्य देखें तो दोहा, त्रोटक, सोरठा, सपय, गाथा, छटक, रोला, कई छंदों का प्रयोग मिलता है। इस कारण यहाँ पर छंद वैविध्य की प्रचुरता मिलती है। राजाओं का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो इस कारण अतियुक्ति एवं अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रचुर प्रयोग मिलता है। लौकिक जीवन के वर्णन की अपेक्षा की गई है। जो लौकिक जीवन है उसके, जब सामंती जीवन की झलक मिलती है तो आम जो जनमानस है उसके जीवन की क्या है यहाँ पर अपेक्षा की गई है। इन कवियों ने क्या किया? स्वामीन सुखाए, अपने स्वामी को सुख देने के लिए काव्य की रचना की है। सामान्य जन के सुख के लिए उन्होंने रचना की नहीं की। इस कारण लौकिक जीवन के वर्णन की क्या है? अपेक्षा की गई है। कल्पना की अधिकता है। अब हम देखते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के मत। तो देखेंगे गासाद तासी ने राजसूय यज्ञ से रासो की उत्पत्ति बताई है। रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से रासो की उत्पत्ति बताई है। हम देखेंगे बीसलदेव रासो को नरपति नाला ने क्या बताया? स्त्री रसायन कहा है। और इसी रसायन से
रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि रासों की उत्पत्ति रसायन से हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक से रासों की उत्पत्ति बताते हैं। अब्दुल रहमान के ग्रंथ संदेश रासक का प्रमाण देते हुए रासक से रासों की उत्पत्ति बताते हैं। श्यामल प्रसाद और काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य से रासों की उत्पत्ति बताते हैं। दशरथ शर्मा चंद्रबली पांडे रासक से रासों की उत्पत्ति बताते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी रासक से रासों की उत्पत्ति बताते हैं। विंध्येश्वरी पाठक हरप्रसाद शास्त्री राजयश से रासों की उत्पत्ति बताते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी रास ऊ से रासों की उत्पत्ति बताते हैं। अब हम देखते हैं प्रमुख रासो ग्रंथ एवं रचनाकार। तो बीसलदेव रासो नरपति नालह, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई, परमाल रासो जगनीक, हमीर रासो सांगधर, खुमान रासो दलपति विजय, विजयपाल रासो नलह सिंह भाट, रतन रासो कुंभकर्ण, कुमारपाल रासो देवप्रभ सूरी, बुद्धि रासो जलहण चंद्रबरदाई के पुत्र थे जलहण। कलयुग रासो रसिक गोविंद, कायम खां रासो न्यामत खां जान कवि, राम रासो समय सुंदर और राणा रासो दयाल कवि। राणा रासो दयाल कवि। अब देखिए खुमान रासों में देखिए आप रामचंद्र शुक्ल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शताब्दी, जो कि सर्वमान्य मत भी बताया जाता है, और मोतीलाल मेनारिया इसे 17वीं शताब्दी का बताते हैं। कारण है इसमें बप्पा रावल से राज सिंह तक का वर्णन मिलता है, लेकिन खुमान का विस्तृत वर्णन होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया, खुमान रासो। और इसके रचयिता कौन है, दलपति विजय। फिर हम देखते हैं चित्तौड़ में खुमान नाम के 3 शासक हुए, जिसमें द्वितीय खुमान की बात इस ग्रंथ में की गई है। तो खुमान द्वितीय का विस्तृत वर्णन इसमें मिलता है। इसमें खुमान द्वितीय व बगदाद के खलीफा अल मामू के मध्य युद्ध का चित्रण है, और खुमान के कितने 24 युद्धों का वर्णन है। खुमान के 24 युद्धों का वर्णन है। खुमान रासो को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम जय काव्य किसे कहा है, हिंदी का प्रथम जय काव्य, तो वो है खुमान रासो। फिर आप देखिए इस रचना में कुल 5000 छंद हैं। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। यह वीर रस प्रधान रचना है, और इसकी प्रति आज भी कहाँ संरक्षित है, पूना संग्रहालय में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकालीन रासो साहित्य में स्थान नहीं दिया। यदि हमें पूछे कि रासो साहित्य के किस ग्रंथ को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो साहित्य में स्थान नहीं दिया, तो वो आपके होगा खुमान रासो। खुमान रासो। फिर देखिए अगरचंद नाटा के अनुसार इसमें किसका, बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन मिलता है। अगला हम देखेंगे बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो को समय को लेकर बहुत मत प्रचलित है, अलग अलग मत प्रचलित है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल का जो मत है, जिसमें 1155 ईस्वी या विक्रम संवत 1212 को सर्वमान्य मत कहा जाता है। इसका कारण है रामचंद्र शुक्ल ने इसमें जो एक दोहा है, संवत 1272 मजारी, 72 मजारी, जेठ बुद्धि नवमी, जेठ बुद्धि नवमी बुधवारी, नालह रसायन, नालह रसायन, आरंभ करी, शारदा तुठी ब्रह्मकुमारी। उक्त दोहे को लेकर रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, 1272 को रामचंद्र शुक्ल ने कितना माना, 1212 विक्रम संवत, 1212 विक्रम संवत। और बीसलदेव रासो का समय कितना बताया, 1212 विक्रम संवत। लाला सीताराम ने इसका 1272 बताया विक्रम संवत। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1545 से 1560 ईस्वी। मोतीलाल मेनारिया इसका समय 16वीं शताब्दी बताते हैं। नागरी प्रचारण सभा काशी 1073 विक्रम संवत। और नवीनतम शोध के अनुसार इसका रचना काल कितना बताया गया है, 11वीं शताब्दी। हमें परीक्षा में ये सवाल आए तो हमें ये बताना है 1212 विक्रम संवत, क्योंकि यही सर्वमान्य मत बताया जाता है। ये पूछा जाए कि नवीनतम शोध के अनुसार बीसलदेव रासो का रचना काल क्या है, तो 11वीं शताब्दी। इसके रचनाकार हैं नरपति नालह। कौन है, नरपति नालह। माता प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन करवाया। किसने, माता प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन करवाया, और जिसमें कितने छंद है, 128। ये काव्य रूप इसका मुक्तक है। प्रधान रस कौन सा है, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस प्रधान है, और श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों ही भागों का वर्णन किया गया है। बीसलदेव तृतीय या विग्रहराज चतुर्थ इसका नायक है, जो कहाँ का, अजमेर या सांभर का चौहान शासक है। और इसकी नायिका कौन है, राजमती, जो मालवा के राजा
भोज की पुत्री हैं और बीसल देव की क्या है, पत्नी है। अब यहाँ देखेंगे बीसल देव की पत्नी है कौन, राजमती। और बीसल देव रासो का जो कथानक है वो कितने भागों में बांटा गया है, 4 खंडों में और 2000 चरणों में विस्तृत है। किसका, अब इसकी कहानी आप सुन लीजिए। कहानी ये है कि इसमें अजमेर का चौहान शासक और चौहान शासक जो बीसल देव तृतीय है उसका प्रेम कथा का चित्रण है। किसके साथ, राजमती के साथ, जो कि मालवा के भोज परमार की पुत्री है। और राजमती कुछ कटु वचन कह देती है, उन कटु वचन से रुष्ट होकर बीसल देव तृतीय कहाँ चले जाते हैं, उड़ीसा चले जाते हैं। और वहाँ पर कितने समय तक रुकते हैं, इस ग्रंथ के आधार पर देखें, बीसल देव रासो के अनुसार देखें तो वहाँ पर 12 वर्ष की समयावधि वहाँ रुकते हैं। पर शुक्ल कहते हैं कि ये 12 वर्ष नहीं है, ये 12 माह हैं, अर्थात 1 वर्ष के लिए वहाँ पर रुकते हैं। और फिर वो राजमती को उसके पिता भोज अपने यहाँ ले जाते हैं। बीसल देव वापस आता है उड़ीसा से और फिर राजमती और बीसल देव के पुनर्मिलन का चित्रण है। ये 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम खंड है बीसल देव एवं राजमती के विवाह का वर्णन। द्वितीय खंड में है राजमती के किसी कथन से रुष्ट होकर बीसल देव का उड़ीसा प्रस्थान 12 माह तक। ये तृतीय खंड में है राजमती के वियोग का वर्णन, जो कि कौन सी पद्धति में, 12 मासा पद्धति में है, जिसकी शुरुआत कहाँ से बताई गई है, कार्तिक मास से बताई गई है। फिर देखिए चतुर्थ खंड में भोज परमार द्वारा अपनी पुत्री को घर ले जाना, उड़ीसा से बीसल देव का वापस आना, राजमती को वापस अजमेर लाना और राजमती एवं बीसल देव का पुनर्मिलन का चित्रण है। अब इसमें देखें विशेषताएं देखें इसकी, तो इस पूरे के पूरे ग्रंथ में सर्वत्र कैसी क्रिया प्रयोग हुई है, वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। ये एक श्रृंगारिक, विरह एवं गेय का है। और ये नायिका कैसी है, प्रोसित पतिका श्रेणी की नायिका है। जिसका पति छोड़ दे, प्रेमी छोड़ दे, तो वो कैसी नायिका होगी, प्रोसित पतिका श्रेणी की नायिका। हिंदी साहित्य में 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम किसमें मिलता है, बीसल देव रासों में मिलता है। जिस प्रकार नक्श किस में मिलता है, राहुलवेर में मिलता है, उसी प्रकार 12 मासा वर्णन जो है वो हमें बीसल देव रासों में मिलता है। इस रचना में 12 मासा वर्णन कार्तिक मास से आरंभ हुआ है। नरपति नाला ने इसको क्या कहा है, स्त्री रसायन कहा है। किसने कहा, नरपति नाला स्वयं ने। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने इसे रासो साहित्य न मानकर क्या माना है, रास साहित्य माना है। रामचंद्र शुक्ल ने इसकी भाषा साहित्यिक हिंदी न मानकर राजस्थानी मिश्रित, ब्रज मिश्रित, मध्य देशीय माना है। इसकी शैली कैसी है, पिंगल है। तो कैसा है ये, श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है, श्रृंगार रस प्रधान। तो इसकी शैली कौन सी है, पिंगल है। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गीत परंपरा की प्रथम रचना माना। और जय काव्य किसको कहा था, खुमान रासो को। वीर गीत परंपरा की प्रथम रचना किसको कहा है, तो बीसल देव रासो को। इसका सबसे पहले संपादन किसने किया, सत्यजीवन वर्मा ने। बाद में डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया, जिसमें कितने पद थे, 128 पद थे। और ये जो माता प्रसाद गुप्त ने किया ये सर्वाधिक प्रमाणिक संपादन है, सर्वाधिक प्रमाणिक है। इस ग्रंथ में अब कथन देखिए, रामचंद्र शुक्ल का कथन है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है, संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। ये कथन किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल का। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो बीसल देव रासो की भाषा कैसी है, साहित्यिक नहीं मानकर राजस्थानी माना है। ये कथन किसका है, ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। और ये कथन है राजमती के लिए। राजमती के लिए रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि मध्य युग के समूचे हिंदी साहित्य में जबान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका नहीं दिख पड़ती है। तो यदि ये आ जाए कि जबान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका नहीं दिखाई पड़ती है, ये कथन किसके लिए कहा गया है, तो ये राजमती के लिए कहा गया है। किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब देखिए यह ग्रंथ रासो न मानकर रास है। देखिए पहले बताया था कि बीसल देव रासो को रासो ग्रंथ न मानकर रास ग्रंथ माना है। किसने, डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने। वही कथन है जिसमें सांभर के राजा बीसल देव और उनकी रानी राजमती का चरित्र वर्णन है। यह एक विरह काव्य है जिसमें वियोग श्रृंगार रस का बड़ा सुंदर चित्रण है। ये कथन किसका है, तो डॉक्टर भागीरथ मिश्र का है। आपको बस ये की पॉइंट याद रखना है कि ये ग्रंथ रासो न मानकर रास है। तो आपको याद रखना है कि बीसल देव रासो को रास ग्रंथ किसने माना है, तो डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने। अब देखिए भाषा की दृष्टि से इस रासो को अपभ्रंश भाषा से सद्य विकसित हिंदी का ग्रंथ कहने से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये कथन किसका है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है।